अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 8 मई 2023। विषय है खेल संघ नेताओं के कब्जे से मुक्त हो। यह आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। 3 महीने में दूसरी बार देश के पहलवान राजधानी दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। इस मुद्दे पर इतनी राजनीति हो रही है कि असल मुद्दा नेपथ में चला गया है। दुखद यह है कि अब वह विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की नूरा कुश्ती में तब्दील हो गया है। शुरुआत में पहलवानों ने नेताओं को अपने धरने से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे नेताओं ने इसमें सेंध लगा ली। जिन कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप है, वे उत्तर प्रदेश से भाजपा के सांसद हैं और दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर धरना स्थल पर विपक्ष के सभी बड़े नेता प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुके हैं। इस देश की खासियत यह है कि कोई भी बात जाति से ऊपर नहीं है। इसमें भी राजपूत बनाम जाट की जातिगत राजनीति आ गई है। एक तरफ खाप वालों ने झंडा गाड़ दिया है तो दूसरी तरफ लड़ाई राजपूती आन बान और शान की हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि खिलाड़ी मेहनत करते हैं और देश का सम्मान बढ़ाते हैं। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। हम सबकी अपेक्षा है कि इसका निपटारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। शुरुआत में तो मामले की एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा की बेंच ने की। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा था कि पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही है। भारत सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा है कि आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा बनाई गई कमेटी से जांच रिपोर्ट मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करना चाहती थी। यौन उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज करने का दिल्ली पुलिस का निर्णय सही है। यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या यह प्राथमिकी बिना विरोध के दर्ज नहीं होनी चाहिए थी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है कि यदि पुलिस यौन उत्पीड़न के ऐसे मामलों में केस दर्ज नहीं करती है तो पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। पहलवानों का पक्ष रखते रहे कपिल सिब्बल ने मांग की कि आरोपी पर 40 मामले हैं, इसलिए महिला पहलवानों को सुरक्षा भी दी जाए। अब कार्रवाई को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन से देश की छवि खराब हो रही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर धरना प्रदर्शन देश की छवि को प्रभावित नहीं करता। विरोध अंतर्निहित समस्या का एक लक्षण मात्र है। यह एक सुरक्षा वाल्व के रूप में भी कार्य करता है। इस पूरे मामले पर दृष्टि डालने की जरूरत है। इस साल जनवरी में महिला कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट दिल्ली के जंतर मंतर पर जब धरने पर बैठी थीं तो भारी हलचल मच गई थी। उनके साथ बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे ओलंपियन भी धरने पर बैठे हुए थे। इन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोपों का लगातार खंडन किया है। उनका कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और इसमें हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का हाथ है।
लेकिन आरोप बेहद संगीन थे और 3 दिनों के धरने के बाद युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के हस्तक्षेप से मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। जांच पूरी होने तक ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष को पद की जिम्मेदारियों से दूर रहने को कहा गया था। अभी तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। पहलवानों के फिर धरना देने से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। जब भी कोई महिला यौन उत्पीड़न के मामले को सार्वजनिक करती है तो यह सवाल पूछा जाता है कि पहले क्यों नहीं शिकायत की गई। हम सब जानते हैं कि हमारे समाज की संरचना ऐसी है कि यौन उत्पीड़न के बारे में बात करना हमेशा मुश्किल होता है। अधिकतर जानकार यह भी बताते हैं कि खेल में लड़कियां गरीब या मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से आती हैं। खेल के जरिए उनकी गरीबी दूर हो सकती है, उन्हें नौकरी मिलने की संभावना होती है। ऐसे में वे अपने करियर व जीवन को जोखिम में डालने से बचना चाहते हैं, इसलिए वे शिकायत नहीं करती हैं। भारतीय खेल जगत की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें महिला खिलाड़ियों के लिए शिकायत करना और भी मुश्किल है। वैसे तो भाजपा में परंपरा रही है कि ऐसे गंभीर आरोप लगे होने पर नेता सबसे पहले अपना पद छोड़ देते हैं। एक वक्त भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर आरोप लगा था कि जैन हवाला डायरी में उनका भी नाम है। उन्होंने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यह तुलना बेमानी है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह कोई आडवाणी तो है नहीं। लेकिन यह बहुत चिंता की बात है कि हमारे पहलवानों को भारतीय कुश्ती संघ में उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह का उत्पीड़न रोकने और प्रभावित लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे खेल संघों पर नेताओं ने कब्जा कर रखा है। अगर कोई खेल नेताओं से बचा तो प्रभावशाली नौकरशाह या बड़े कारोबारी उस पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तरों पर भी हो रहा है। देश में खेल संस्कृति पनपे, इसके लिए खेल प्रशासन पेशेवर लोगों के हाथों में ही होना चाहिए, लेकिन हुआ इसके उलट। नतीजतन अधिकतर खेल संघ राजनीति का अखाड़ा बन गए। खेल संघों में फैले भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और निहित स्वार्थों ने खेलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि हम आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं नहीं हारते। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। यदि बेहतर माहौल तैयार हो और उचित प्रतिक्रिया द्वारा चयन किया जाए तो हम हर खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला आलेख है चीन पाकिस्तान जुगलबंदी। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन लंबे समय से पाकिस्तान की कारगुजारियों की तरफदारी करता रहा है। ऐसे में गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में दोनों देशों ने फिर से कश्मीर का जो राग अलापा है वह न तो अनायास है और न ही इस पर किसी प्रकार का अचरज होना चाहिए। चीन की कथनी और करनी में अंतर भी आश्चर्य नहीं है। SCO सम्मेलन में चीन की ओर से संकेत दिया गया कि वह भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करेगा तथा सीमा विवाद को भी और तूल देने से परहेज करेगा। लेकिन कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर उसने फिर यह जताया कि वह इस क्षेत्र में शांति व समृद्धि के पक्ष में नहीं है। SCO बैठक में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद और पाकिस्तान के रिश्ते को रेखांकित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हर मंच पर कश्मीर की बात उठाना पाकिस्तानी नेताओं की बहुत पुरानी आदत है।
गोवा आए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के निर्णय से शांति प्रक्रिया को धक्का लगा है। इस पर जयशंकर ने पलटवार करते हुए कहा कि वह अनुच्छेद अब इतिहास हो चुका है। दशकों से पाकिस्तान कश्मीर समेत भारत के अनेक हिस्सों में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। पूरी दुनिया इस तथ्य से अवगत है कि भारत विरोधी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी गिरोहों और सरगनाओं को पाकिस्तान में ही संरक्षण मिला हुआ है। आज अगर दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह बिगड़ चुके हैं तो उसकी वजह पाकिस्तान का यही रवैया है। कोई अनुच्छेद हटाना या संशोधित करना या किसी राज्य की प्रशासनिक संरचना में बदलाव करना भारत का आंतरिक मामला है। अगस्त 2019 से ही चीन और पाकिस्तान इस पर अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हैं। वर्ष 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा के तहत कश्मीर का मसला दो देशों का आपसी मामला है और इसमें किसी तीसरे देश या संस्था के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। चीन न केवल पाकिस्तान को उस्का रहा है बल्कि भारत के संशय एवं अविश्वास को भी बढ़ा रहा है। भारत हमेशा से परस्पर संवाद का हामी रहा है, लेकिन इसके लिए माहौल तभी बन सकता है जब पाकिस्तान आतंक की परोपकारी बंद कर दे। अगला आलेख है विभिन्न त्रासदियों से जूझती पृथ्वी। यह आलेख लिखे हैं अनिल प्रकाश जोशी, जो वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अब प्रकृति हमें चैन से नहीं जीने देने वाली है। जिस तरह से हमने पृथ्वी एवं प्रकृति के साथ व्यवहार किया है उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। दुनिया में अपना देश पारिस्थितिकीय दृष्टि से अलग है। यहाँ एक तरफ दक्षिण में समुद्र है, वहीं उत्तर में हिमालय और बीच के मरुस्थलीय भूभाग हैं। ये भौगोलिक स्थितियाँ इसे संवेदनशील भी बनाती हैं। इसी संदर्भ में भारत और हिमालय की संवेदनशीलता के प्रति चिंता भी स्वाभाविक है। कई तरह की आपदाओं ने हमें घेरना शुरू कर दिया है। मानसून की बाढ़ के लिए तो हम तैयार रहते हैं, पर अब बेमौसमी बाढ़ ने नए सिरे से घेर लिया है। ये सारी दुनिया में दिखाता है, पर एक ही आपदा ऐसी है जो सबसे भारी तबाही वाली है। वह है भूकंप, जो चेतावनी का अवसर भी नहीं देता। पिछले अनुभवों के अनुसार आने वाले समय में हिमालय या उत्तर भारत में एक बड़े भूकंप की आशंका है। भूकंप एक ऐसी भूगर्भीय क्रिया है जिसकी समझ अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुर्की, भुज या नेपाल में आए भूकंपों से कुछ हद तक बचाया जा सकता था। तमाम कयासों को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनको समझते हुए अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम कम से कम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने कई तरह के भयावह भूकंपों को झेला है। रूस में 1952 में आए भूकंप में करीब 2000 लोग मारे गए थे। साल 1960 में चिली में 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। 9 की तीव्रता के भूकंप कई बार आ चुके हैं, जिसमें इंडोनेशिया भी है। साल 2004 में इसी के कारण भारी सुनामी आई थी। जापान में 2011 में आए भूकंप में 18,000 लोगों की जान गई थी। असल में कई तरह की प्लेट पृथ्वी के भूगर्भ में है जो मैग्मा के ऊपर तैरती हैं। इसमें 12 बड़ी क्रस्ट प्लेट कहलाती हैं और छोटी 20 के करीब हैं। इन प्लेट के नीचे भी पतली लेयर है जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जो मैग्मा के ऊपर तैरती रहती है।
अब जब कभी किन्हीं कारणों से मैग्मा में उछाल आता है या प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो भी कोना खाली दिखता है वहीं से ऊर्जा बाहर निकलती है और वही भूकंप का स्रोत हो जाती है। वैसे भूकंप की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, पर इनसे कुछ सबक भी लिया जा सकते हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग कुछ न कुछ एहतियात बरतते ही हैं। एक सीख तो यह लेनी चाहिए कि पृथ्वी के गर्भ पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब भूकंप मनुष्य की तमाम समझ और शक्तियों की सीमाओं से बाहर है। यह तय है कि भूकंप कभी भी और कहीं भी आ सकता है। इसकी तीव्रता क्या होगी यह भी हम नहीं जान सकते, परंतु भूकंपों में होने वाले नुकसान को कम करना सीधे मनुष्य के नियंत्रण में है। पृथ्वी का आवरण कितना सुरक्षित हो उस पर हमारा सीधा नियंत्रण है। यह बात हर तरह की आपदा में नुकसानों को कम करने में सहायक होगी। मतलब हम हम किस तरह के ढांचागत विकास कैसे करने जा रहे हैं यह मनुष्य के हाथ में है। हर आपदा में इन्हीं पर और इनसे ही चोट पहुंचती है। अब अगर हम आज बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर रहे हैं तो वे सभी तरह की आपदाओं के लिए संवेदनशील हैं। आज की सबसे बड़ी बहस और बातचीत यह होनी चाहिए कि आज आपदाएं कहीं पर किसी भी रूप में आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी की सतह के साथ हमारा क्या व्यवहार है, उससे ही नुकसान तय होंगे। पृथ्वी के आवरण को हम कितना सुरक्षित रखते हैं वही हमारा जान माल को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। हमें यह भी अवश्य समझ लेना चाहिए कि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसे अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं को अब हम जितना कमज़ोर बना देंगे या उसके ऊपर होने वाले विकास को समुचित विज्ञानी समझ व साधनों के साथ खड़ा नहीं करेंगे तो आपदाएं जो आनी ही आनी है उनके कहर से नहीं बच सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के आवरण की ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि जितना वनाच्छादित क्षेत्र में रहेंगे उतना पृथ्वी के आवरण को ज़्यादा नुकसान से बचा पाएंगे। वनों की भूमिका सुरक्षा के रूप में समझी जा सकती है, क्योंकि कास्ट में चाहे तूफान हो या भूकंप हर तरह के वाइब्रेशन को रोकने की क्षमता होती है। बढ़ते ढांचागत विकास, आबादी या अन्य सुविधाओं के चलते हम पृथ्वी के ऊपर मनमाने बोझ लाद रहे हैं जो कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारी ही जान के लिए दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पृथ्वी के गर्भ व पर्यावरण को हम प्राथमिकता के साथ समझें, अन्यथा यह अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अगला आलेख है कोरोना न वैश्विक रहा न महामारी। यह आलेख लिखे हैं आलोक पुराणिक जो एक व्यंग्यकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कह दिया है कि अब कोरोना वैश्विक महामारी न रहा। मतलब कोरोना वायरस इधर उधर भले दिख जाए पर यह वैश्विक नहीं है, और यूं पूरे विश्व में यह कभी एक साथ दिख भी जाए तो यह अब महामारी नहीं है। अब कोरोना न वैश्विक है न महामारी। इस संगठन की सारी बातें सही बात साबित न हुई हैं, पर इस बात को सच मानने को दिल कर रहा है। कोरोना वायरस अभी 15 दिनों पहले ही बहुत तेज़ी से सिर उठता दिखा था कुछ इलाकों में, पर वह मारक न था। साल 2021 में इस वायरस का हाल
मुगल काल की औरंगजेब हुकूमत की तरह था, बहुत ही पावरफुल। अब कोरोना बहादुर शाह जफर स्टेज पर है, जिसकी बादशाहत जिसकी बादशाहत का पिता भी चलता था, बादशाह का पता भी न चलता था। कोरोना ने भी जाने क्या क्या दिन दिखाए, कैसे कैसे एक्सपर्ट दिखाए। साल 2020 में कोरोना वायरस पर तमाम डॉक्टरों का हाल टीवी चैनल एक्सपर्टों जैसा था, जिन्हें खुद समझ में कुछ न आता है पर दूसरों को समझाना सब कुछ होता है। याद कीजिए, कोरोना पर कैसे कैसे विद्वान कैसे कैसे वक्तव्य दिया करते थे। कोई बताता कि धूप में खड़े हो जाएं। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादित किया कि अगर रुमाल के ऊपर कपूर बांध लें। एक शराबी ने आत्मविश्वास से बताया कि शराब पीने वालों को कोरोना ना होता, क्योंकि जैसे ही वायरस शराबी की बॉडी में घुसता है वह शराब में डूब जाता है। कोरोना वायरस ने दिखाया कि बाजार से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हो गए, पर सरकारें यह मानने को तैयार न थीं कि ऑक्सीजन की कमी है। कोरोना ने बहुतों को गरीब बना दिया और कुछ लोगों को बहुत अमीर। कोरोना ने बहुतों को गरीब बना दिया और कुछ लोगों को बहुत अमीर। कुछ केमिस्टों, नर्सिंग होमों, अस्पतालों ने बहुत जल्दी ही अमीरी का सफ़र तय कर लिया। ये लोग कोरोना को वैसे मिस करेंगे जैसे वो लोग करते थे जो विश्व युद्धों में के दौरान अमीर बने थे। पुरानी पीढ़ी के कई लोग मिल जाते थे जो बताया करते थे कि साहब फलां जी तो सैकड़ों वर्ल्ड वार में बन गए थे। जब युद्ध चल रहा था तब वो तमाम माल ब्लैक में बेचा करते थे। युद्ध ने तमाम दुनिया को बर्बाद किया, उन साहब को बना दिया। कोरोना गया तो यूक्रेन रूस युद्ध आ गया, जो अपने असर में वैश्विक ही है। अभी इस युद्ध पर तुर्की में एक बैठक हुई जिसमें रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों में मारपीट हो गई। यह बेहतर तरीका है मसले निपटाने का। कम से कम आम आबादी तो परेशान न होती है। रूस और यूक्रेन दंगल के जरिए मसले निपटा लें। जिसके पहलवान जीत जाए वह देश जीता हुआ मान लिया जाए। काश वह दिन भी जल्द आ जाए जब संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को भी खत्म घोषित कर दे। अगला लेख है घातक हथियारों का निर्यात उचित नहीं। जापान ने संकल्प लिया था कि वह उन हथियारों का निर्यातक नहीं बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। यह ऐसी प्रतिज्ञा है जो शांति का समर्थन करने वाले इस देश के मौलिक सिद्धांतों में से एक है, पर घातक हथियारों के निर्यात के लिए दरवाज़ा खोलना इस सिद्धांत के विपरीत है और यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके गठबंधन सहयोगी कुरोमाइतो ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के 3 सिद्धांतों के दिशा निर्देशों, जो राष्ट्र के हथियारों के निर्यात को विनियमित करते हैं, में प्रस्तावित संशोधन के लिए कार्य स्तर की वार्ता शुरू कर दी है। बीते वर्ष के अंत में सरकार द्वारा घोषित संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, जिसमें दूसरे देशों को हथियार हस्तांतरण की बात है, उसी के आधार पर दोनों सत्तारूढ़ दल आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान दिशा निर्देश के तहत जापान को 5 वर्गों में उन देशों को रक्षा उपकरण के निर्यात की अनुमति दी है जो सुरक्षा के क्षेत्र में जापान का सहयोग करते हैं। ये 5 वर्ग हैं: बचाव, परिवहन, सतर्कता, निगरानी और सुरंग हटाना।
यानी माइन स्वीपिंग। इस सूची में विस्फोटक खदानों को हटाना और शिक्षण और प्रशिक्षण को शामिल करने का प्रस्ताव उचित है, पर हम लड़ाकू विमानों और विध्वंसक जैसे घातक हथियारों को शामिल करने के दायरे का विस्तार करने का समर्थन नहीं कर सकते। युद्ध के बाद जापान ने अपनी विदेशी सहायता को गैर सैन्य क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है, हथियारों के निर्यात से खुद को रोक लिया है, पर नीति में परिवर्तन से देश अपनी विश्वसनीयता और अनूठी कूटनीतिक शक्तियों को खो सकता है, जिसे वर्षों के प्रयास से बचाया गया है। जाहिर है, सरकार इस पहल के पीछे चीन है। यदि जापान अन्य एशियाई देशों को मारक हथियार की आपूर्ति आरंभ करता है तो इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। अगला आलेख है अगलगी की घटनाएं बढ़ी, रहें सतर्क। पूरे देश में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। भारत जोखिम सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत यानी विशेष रूप से देश में उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में आग लगने की दुर्घटनाओं के मामले में तीसरे स्थान पर है। शहरी क्षेत्रों में आग की घटनाओं के प्रमुख कारणों में कमरे को गर्म करने के लिए लकड़ी एवं काष्ठ कोयला जलाना, घर के आसपास कचरा जलाना, अग्निशमन एवं पहुंच के मामले में बदतर शहरी संरचना आदि शामिल है। इस पर रोकथाम के लिए संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी स्थानीय निकायों को आगे आना चाहिए। अगला आलेख है बेरोजगार युवकों को मिले रोजगार। बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन गई है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवा भटक रहे हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की ओर से भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1% रही। यह आंकड़े जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। अगला आलेख है यथार्थ परिवर्तन। वर्तमान में चारों ओर व्यक्तित्व विकास एवं जीवनशैली परिवर्तन का बोलबाला है। आज जिससे देखो वही अपने बच्चों को व्यक्तित्व विकास के क्लास में दाखिल करवा रहा है। इससे पहले कि हम अपने मूल व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करें, हमारे लिए यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि आखिर व्यक्तित्व नामक इस शब्द को हम कैसे परिभाषित करेंगे। क्या यह कोई बाह्य चीज़ है या कुछ आंतरिक है? आज हर कोई अपने जीवन में थोड़े थोड़े समय पर बोरियत महसूस करने लगता है, विशेषकर युवा वर्ग, और इससे छूटने के लिए हम विविधता की खोज में इतना आगे निकल जाते हैं कि अपने असली एवं मूल व्यक्तित्व को ही भूल जाते हैं। परंतु यदि हम सचमुच ही अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर जाना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। हम सभी को अनुभव है कि रोजाना जीवन के हर मोड़ पर कभी हमारा मन एक बात कहता है कि हमारी बुद्धि कोई और बात, दिल कुछ और कहता है तो शरीर इन सब से भिन्न कोई और ही बात कहता है। ऐसे में हम कैसे इन सभी कारकों के बीच सामंजस्य बना सकते हैं? इसके लिए फिर हमें उसी बुनियादी प्रश्न की ओर मुड़ना होगा कि मैं कौन हूँ।
हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को एक बहुत ही भौतिक पहचान देते हैं, पर क्या हम कभी हमारी पराभौतिक पहचान के बारे में सोचते हैं? यह समझना है यह समझना कि मैं प्रकाश और ऊर्जा से सुसज्जित एक जीव हूँ और मन, बुद्धि, संस्कार नामक 3 संकायों का मैं धनी हूँ। यह जानकारी हम में से कुछ लोगों को ही होगी। हमने आंतरिक रूप से अपने मन की शांति, सुखी और साहस को खो दिया है, परंतु इन सभी चीज़ों को आपने भीतर ढूंढने के बजाय हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। अतः फिर से उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर हर प्रकार के बाह्य कारकों से अपनी बुद्धि को हटाकर अपने अवचेतन मन से संपर्क बनाना होगा। ऐसा करने पर हम अपने अधिचैतन्य मन से संपर्क बनाने में सफल होंगे। फलस्वरूप हमारे जीवन में फिर से शांति और खुशी की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।